रहे थे कि अभी तक हम लोग जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं, डायरेक्ट परचेज में हम लोग एंट्री पास कर देते हैं और सेल बिल बना देते हैं, डायरेक्ट टैक्स इनवॉइस हम लोग जनरेट कर देते हैं, बिल बना देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी कंपनी में वर्क करेंगे या जब कंपनी लेवल पे, ब्रांच लेवल पे काम होगा, तो वहां पे ट्रांजेक्शन्स का एक अपना पूरा फ्लो होता है। ओके, इसको डिटेल में हम लोग अभी समझते हैं। जैसे कंपनीज वगैरह का सामान है, प्रोप्राइटरशिप पे क्या होता है कि वो गया कहीं से सामान खुद से पसंद किया और परचेस करके ले आया, पैसा दिया या उधार रहा पर खरीद के लाया। लेकिन जब कंपनी वगैरह में काम होता है, एक तो उसका जो अपना ट्रेडिंग का सामान है, जो चीज खरीद रहा है, बेच रहा है, उसका एक कंटिन्यू प्रोसेस अलग होता है। उसके अलावा भी अगर कंपनी को, किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को सामान अपने पर्सनल यूज के लिए भी मंगाना है, तो भी एक प्रोसेस सब गुजरेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक है, एसबीआई बैंक है, इसको अभी 4 एसी की जरूरत है, तो क्या यहां पर डायरेक्ट एसी खरीद के आ जाएगा और अकाउंटेंट 4 एसी का एंट्री मार देगा? उसका पूरा एक प्रोसीजर होगा। एसी की अगर जरूरत है तो पहले रिक्विजिशन तैयार होगा इस ब्रांच के द्वारा। ब्रांच मैनेजर उस रिक्विजिशन को आगे हो सकता है कि आरओ लेवल पे, रीजनल लेवल पे क्या करेगा, भेजेगा, वहां से वेरीफाई करेगा, उसको देखेगा कि हाँ ठीक है भाई, जरूरत है, नीड है, वो उसको वेरीफाई करके फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तब जाकर फिर ये बैंक वाले क्या करेगा, ये बैंक का ब्रांच क्या करेगा, जो सामान सप्लाई करने वाले एजेंसी है उनसे ये कोटेशन मंगाएगा। क्या मंगाएगा? कोटेशन। ये कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को ये कहेगा कि आप कोटेशन भेजिए। ओके, तो बैंक वाला क्या करेगा कि जहां से सामान सप्लाई उसको होना है वहां पे वो कोटेशन मंगाता है। हर बैंक वाले को मिनिमम 3 कोटेशन, जनरली क्या होता है 3 कोटेशन, मतलब 3 अलग अलग जगह से कोटेशन आना चाहिए, रेट आना चाहिए 3 अलग अलग जगह से। फिर उसमें से जो मिनिमम या जो सही होता है, फिर उसको उसके तरफ से क्या जाता है, ऑर्डर जाता है, वर्क ऑर्डर या सामान का डिलीवरी का ऑर्डर जाता है। तो ये एक पूरा प्रक्रिया है जिसको हम लोग समझते हैं। तो एक कोटेशन वगैरह का तो एक अलग हम लोग फिर से उसको आगे अलग ट्रेनिंग हम लोग सेशन करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉर्मली एक डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट के लेवल पे भी अगर काम हो रहा है तो फिर क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अभी आपको एक एक्सेल में हम लोग बात करते हैं। एक तरफ है, सपोज कर लीजिए कि परचेजर, और एक तरफ है सेलर। ठीक है, खरीदने वाला है और बेचने वाला है आपका। सबसे पहले जो प्रक्रिया शुरू होगा किसकी तरफ से होगा? परचेसर की तरफ से। ठीक है, कोटेशन वगैरह का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, रिक्विजिशन कोटेशन। लेकिन अभी फिलहाल जहां पे 2 कंपनी के बीच में डील हो रहा है, 2 कंपनी का एक दूसरे के साथ टाई अप है, तो वहां पर कैसे होता है? सबसे पहले परचेजर क्या करता है, एक परचेज ऑर्डर तैयार करता है। क्या करता है? और ये परचेज ऑर्डर तैयार करके आप भेजते हो किसके पास? सेलर के पास। सेलर फिर क्या करेगा? डायरेक्ट सेल नहीं करेगा, पहले वो भी तो कोई रिपोर्ट तैयार करेगा कि मेरे पास क्या हुआ, ऑर्डर आया है, तो फिर वो बनाएगा एक सेल ऑर्डर बना लेगा। कौन? सेलर सेल ऑर्डर। क्योंकि आपने ऑर्डर भेजा, आपके पास रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आपने ऑर्डर भेजा वो सामान भेज देगा वहां से, वो भी तो अपना एक लिस्ट तैयार करेगा। खासकर वहां पर उसका गोडाउन अलग है, बिलिंग अलग हो रहा है, अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पे है, तो उसके लिए फिर प्रॉपर्ली हर ट्रांजेक्शन का कई सारे चैनल से होने के बाद वो ट्रांजेक्शन गुजरता है। तो परचेज ऑर्डर हो गया, वहां से क्या भेजेगा वो, वहां क्या बना लेगा? सेल ऑर्डर। अब सेल ऑर्डर के बाद ये सेलर क्या करेगा? सामान का डिलीवरी करेगा। क्या करेगा? हाँ, इस बीच हो सकता है, ये बीच आप हो सकता है कि आप जब सामान भेजे थे तो यहां पर आपने क्या किया था, कोई ऑर्डर नंबर, मतलब परचेज, कोई पीओ, कोई परचेज ऑर्डर नंबर वगैरह आपने लिखा होगा, तभी तो एक ऑर्डर दूसरे से ट्रैक होगा, ऑर्डर नंबर, पार्टी का नाम, ऐसा कुछ। वैसे ही वो भी सेलर भी क्या होगा, अपना एक सेल ऑर्डर नंबर वगैरह तैयार करेगा, ताकि वो उसी नंबर से फिर क्या करेगा,
हाँ ट्रैक वगैरह करेगा किसको ऑर्डर भेजना है क्या करना है। अब इसके हिसाब से, इस ऑर्डर के हिसाब से सेलर की तरफ से सामान का डिलीवरी होगा। क्या होगा? गुड्स का डिलीवरी होगा। वहां से वो एक डिलीवरी नोट भेजेगा, सामान को डिलीवरी करेगा, डिलीवरी नोट नंबर कुछ डाल देगा, डीएन नंबर कुछ हो जाएगा उसका डिलीवरी, ठीक है, जो पार्टी का नाम है उसके साथ लगाकर एबीसी कोई डिलीवरी कर दिया यहां से। मतलब वहां से सामान को क्या करेगा? ये डिलीवरी करेगा, ठीक है। सामान का जो डिलीवरी नोट तैयार करेगा, इस डिलीवरी नोट से सिर्फ स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। इस एंट्री के बाद से इस सेलर का रिपोर्ट बन जाएगा कि गुड्स डिलीवर्ड बट बिल्स नॉट मेड। सामान को भेज दिया गया है लेकिन अभी तक बिल नहीं बनाया है। डिलीवरी नोट एंट्री करने से अकाउंट्स पे, किसी भी लेजर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका स्टॉक क्या होगा? घटेगा। मतलब यह है कि अभी हम सिर्फ सामान को, स्टॉक को क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि जहां पे कंटिन्यू काम होता है वहां पे सामान, गुड्स का भेजना या गुड्स का आना, इन्वेंट्री का प्रक्रिया अलग होता है और पैसे का, अकाउंट्स का, पैसे का लेन देन का प्रक्रिया अलग। अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों का इफेक्ट अलग अलग समय में पड़ता है। आप परचेज बुक में डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हो, क्या होता है? इन्वेंट्री और अकाउंट्स दोनों साथ में मेंटेन हो जाता है। आप सेल इनवॉइस एंट्री करते हो, डायरेक्ट आपका इन्वेंट्री, अकाउंट्स, टैक्स सारा का सारा एट ए टाइम सारा इफेक्ट पड़ जाता है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया है इसमें हम लोगों का 2-3 प्रोसेस समझेंगे। पहले क्या था? अकाउंट्स, इन्वेंट्री एक साथ मेंटेन हो गया। अभी क्या है कि पहले इन्वेंट्री मेंटेन होगा, फिर बाद में अकाउंट्स होगा। एक प्रक्रिया और हम लोग देखेंगे कि पहले अकाउंट्स मेंटेन हो जाए और बाद में इन्वेंट्री आए। बिल पहले आ गया, सामान अभी तक नहीं आया, ये एक अलग प्रक्रिया हो सकता है। यहां पे सामान पहले भेज दिया गया है और अभी तक बिल वगैरह फाइनली बिल नहीं बना है, ठीक है। अब ये सामान के साथ जो सामान डिलीवरी कर रहा है उस सामान के डिलीवरी नोट में हो सकता है कि रेट नहीं हो, डिलीवरी नोट में हो सकता है टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन होगा कि सामान, गुड्स जो है कौन कौन सा डिलीवरी किया गया। अब ये गुड्स डिलीवरी होके किसके पास आ जाएगा? परचेजर के पास आ जाएगा। परचेजर अब उस सामान को क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या करेगा? उस सामान को रिसीव करेगा, रिसीप्ट नोट तैयार करेगा। इस रिसीप्ट नोट तैयार करने से इसके परचेजर के पास भी एक रिपोर्ट बनेगा कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड। सामान हमने प्राप्त कर लिया है लेकिन बिल अभी तक प्राप्त नहीं किया है, ठीक है। आप यहां पे कोई रिसिप्ट नोट नंबर डालना है आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है XYZ जिस कंपनी से आपने सामान रिसीव करा, ठीक है। अब यहां पे एक कंडीशन हो सकता है, अगर कोई जो सामान आपने रिसीव किया उसमें से कुछ सामान आपको रिजेक्ट करना है, रिटर्न नहीं। रिटर्न का मतलब हो गया कि आप रख लिए थे तब वापस करना, परचेज रिटर्न। अभी परचेज हुआ ही नहीं तो हम इसको परचेज रिटर्न नहीं कहेंगे। इसका एंट्री डेबिट नोट वगैरह नहीं होगा। जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न हम लोग पहले डिस्कस किया था वो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। अभी सिर्फ हमारे पास क्या आया? गुड्स आया, इसीलिए हम वापस भी क्या करेंगे? रिजेक्ट भी क्या करेंगे? गुड्स का करेंगे। ये एक कंडीशन है, स्टार लगाकर मैं बताता हूं। अगर यहां से सामान वापस हो रहा है तो यहां पे आप बना देंगे एक रिजेक्शन आउट। क्या करेंगे? रिजेक्शन आउट करेंगे। सामान, जो सामान रिजेक्ट कर रहे हैं उस सामान के साथ आप एक रिजेक्शन नोट, एक रिजेक्शन किया हुआ लिस्ट बनाकर भेजेंगे। ये सामान सब हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, खराब है, रास्ते में आने में डैमेज हो चुका है, एज पर ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर जो हमने भेजा था उसके हिसाब से नहीं है। तो हम इसमें से ये सामान जो आपने जो भेज दिया, ये सामान हम यहां से क्या कर रहे हैं?
वापस रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो सामान आप वापस भेजेंगे उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, एक रिजेक्शन आउट तैयार करके भेजेंगे। अब यहां पे वो सामान रिजेक्ट होके इसके पास आ गया, रिजेक्शन इन हो जाएगा इसका, क्योंकि इसने भी सामान डिलीवरी किया था, स्टॉक घट गया था, लेकिन अब कुछ सामान रिजेक्ट होके वापस आ गया, इससे भी हमारा स्टॉक पे असर पड़ जाएगा। हाँ, हमारा वो स्टॉक फिर बढ़ जाएगा जो रिजेक्ट होके आया है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रांजैक्शन में होगा, ये एक स्पेशल कंडीशन है, हो भी सकता है, लेकिन ये डिलीवरी नोट वगैरह तो होगा प्रॉपर। अब अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो गया, इसमें भी कुछ आगे टर्म एंड कंडीशन हो सकता है, फिलहाल हम बात करते हैं कि ये प्रक्रिया हो गया, आपने जो रिजेक्ट करके भेजा था वहां रिजेक्ट हो गया। अब हो सकता है कि उसके बदले में फिर वो कोई और सामान क्या करे, फिर वो सामान डिलीवरी कर देगा आपको, जो आपने रिजेक्ट किया था तो ऑर्डर के हिसाब से नहीं था, तो फिर डिलीवरी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर डिलीवरी हो जाएगा वहां से, फिर आप रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जब कंफर्म हो जाएगा सेलर के फाइनली इसने सामान पूरा क्या किया है, रख लिया है, एक्सेप्ट हो गया है, तब जाकर यहां से सेल इनवॉइस तैयार होगा। तब क्या तैयार होगा, तब ये जाकर टैक्स इनवॉइस सेल बिल तैयार हो रहा है आपका। ठीक है, इसमें टैक्स इंफॉर्मेशन होगा, इसमें पूरा का पूरा आइटम का जो रेट है, जो कितना टैक्स किस पर लग रहा है, पूरा ये फाइनली बिल बन रहा है ये। अब यहां पर जब आप मेंटेन करेंगे तो यहां पे आपको सिर्फ अकाउंट्स पे असर पड़ेगा, स्टॉक पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये जो डिलीवरी किए थे उसी डिलीवरी के अगेंस्ट में आप सेल बिल क्या करेंगे, तैयार करेंगे। इसी डिलीवरी का सेल बिल, नया सेल बिल नहीं करेंगे आप, इस सेल बिल में इस डिलीवरी के नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका अपना एक इनवॉइस नंबर होगा, अपना क्या होगा, टैक्स इनवॉइस नंबर हो जाएगा। अब ये जब सेल बिल परचेजर के पास आएगा तब जाकर परचेजर क्या करेगा, परचेज बिल जो बनाते हैं, परचेज का जो एंट्री करते हैं, परचेज इनवॉइस एंट्री जो हम लोग करते हैं, ये एंट्री होगा। ठीक है, अब जब परचेज एंट्री हो गया तब जाकर जो पेमेंट करना है पेमेंट कर दूं। और अगर यहां पे किसी वजह से रिटर्न की बात हो रही है, क्योंकि अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ चुका है, अगर अब रिटर्न्स की बात हो रहा है तो यहां पर अब आप बनाओगे, अब आपके तरफ से बनेगा यहां पर डेबिट नोट, और जब ये डेबिट नोट इसके पास पहुंचेगा तो क्रेडिट नोट, फिर आपके तरफ से होगा क्या, पेमेंट, तब यहां पर क्या होगा, रिसीप्ट। अब आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, अब जाकर क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, आप परचेजर भी हैं और आप सेलर भी हैं, सेलर हो गए, आप भी किसी को बेच रहे हैं तो आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे उसके साथ, और आप अगर खरीद रहे हैं तो आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे अपने लिए। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, ऑर्डर बनाना, और फिर यहां पर इसमें क्या हो रहा है कि पहले इन्वेंट्री का इफेक्ट कर रहा है और फिर बाद में किसका इफेक्ट कर रहा है, अकाउंट्स का इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, आपको एरो के मदद से हम इंडिकेट कर देते हैं आपको। ठीक है, किससे किससे होगा प्रोसेस, पहला परचेज ऑर्डर कहां जाएगा, ठीक है, सेल ऑर्डर, उसके बाद ठीक है, इसको मैं जरा सा बोल्ड वगैरह कर देता हूं आपको समझने के लिए, ब्लैक कर दें, ठीक है, चलिए आप कहते हैं तो मैं कर देता हूं।
ठीक है, और ये फिर सेल ऑर्डर के बाद किसकी तरफ से होगा, चेंज हो जाएगा भाई ये, डिलीवरी बन के जाएगा किसके पास, तब यहां पर क्या बनेगा, रिसिप्ट नोट बनेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, किसकी तरफ से होगा, रिजेक्शन, परचेजर तरफ से रिजेक्शन होगा, फिर ये रिजेक्शन हो जाएगा, तब जाकर सेलर क्या तैयार करेगा, सेल इनवॉइस तैयार करके भेजेगा, फिर अगर वापस है गुड, अब अकाउंट्स के साथ वापस है, गुड इफेक्ट के साथ साथ अकाउंट्स पे भी पड़ रहा है, तो अब फिर उसके बाद, हाँ इस बीच में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या कि इंटरेस्ट वगैरह होगा, तो फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनेगा, लेट से पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कंपनी की तरफ से कोई डिस्काउंट्स वगैरह लग रहा है, तो वहां से फिर आपको क्रेडिट नोट बन के आ जाएगा, वो एक अलग टर्म एंड कंडीशन है। फिलहाल नॉर्मली ये आपका एक ट्रांजैक्शन फ्लो कंप्लीट हुआ, इसमें क्या क्या हो रहा है, ऑर्डर है, इससे आपके इन्वेंट्री पे या अकाउंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है, ना अकाउंट्स पे है ना ही इन्वेंट्री पे है, इससे डिलीवरी नोट से किस पे असर पड़ रहा है, नो इफेक्ट ऑन आइदर अकाउंट और इन्वेंट्री। एक मिनट है, रिसिप्ट नोट, इससे इफेक्ट पड़ रहा है, किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ओनली इन्वेंट्री, इससे इफेक्ट पड़ रहा है इन्वेंट्री पे, इससे इफेक्ट पड़ रहा है सिर्फ अकाउंट से, इससे दोनों पे पड़ रहा है। फिलहाल आगे हम लोग पढ़ेंगे, सब में ट्रैकिंग नंबर लगाकर हम लोग एक पे भी कर सकते हैं, और इससे सिर्फ नो इफेक्ट लिख दिया हमने, इस पे पड़ेगा हमारा किस पे, इफेक्ट ऑन अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री बोथ, और इससे हाँ इफेक्ट ओनली अकाउंट, क्लियर है। चलिए, तो ये चीज रहा आपका ट्रांजैक्शन फ्लो, ट्रांजैक्शन प्रोसेस। अब इसको हम लोग टैली पे बाजाबता हम लोग एक एक वाउचर को खोलेंगे, ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, डिजेक्शन आउट, डिजेक्शन मीन, सारे को हम लोग ओपन करेंगे और फिर हम लोग एंट्री करेंगे। फिलहाल आप ट्रांजैक्शन फ्लो को समझ लीजिए, इसको नोट